सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके उसे ईडी के जरिए लोगों को वापस लौटाने के लिए कोई नया कानून बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की, और जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि पश्चिम बंगाल के गरीबों से लूटे गए 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाई जा सके। और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जिसका लोकसभा चुनावों पर काफी बड़ा असर हो सकता है, और ये एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन पहले आप फोन पर हुई वो बातचीत सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी की एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सुनिए कि उन्होंने फोन पर क्या कहा। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस दे रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। अभी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों द्वारा लूटे गए पैसे को वापस आम जनता को लौटाने की बात कहता हो। फिलहाल देखिए क्या होता है। अभी ईडी जब किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों की संपत्ति को जब्त करता है, तो उस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद दोषियों की जब्त की गई संपत्ति और उनका पैसा केंद्र सरकार के खजाने में चला जाता है, सरकारी खजाने में चला जाता है, और बाद में केंद्र सरकार इस पैसे को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है, और इससे स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण वगैरह जैसे जो काम होते हैं, उस पैसे को इन पर लगा देती है। लेकिन अभी यह पैसा लोगों को वापस नहीं लौटाया जाता। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बना दे तो वो इस पैसे को लोगों में बांट भी सकती है, क्योंकि आखिर में इस पैसे पर केंद्र सरकार का ही अधिकार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों को ढूंढ रहे हैं। वैसे अभी सिर्फ चीन जैसे देशों में ही इस तरह की एक व्यवस्था है जहां भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों की जब्त की गई संपत्ति से आम लोगों को मुआवजा या हर्जाना दिया जाता है। लेकिन बाकी देशों में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। और हमारे देश में भी अदालतें भ्रष्टाचार के मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजा या हर्जाना देने के लिए कई बार फैसला सुनाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब घोटाले का जब्त किया गया पैसा पीड़ित लोगों में वापस बांटा गया हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2014 और 15 से 2021 और 22 के बीच ईडी ने भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए वो हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जब्त हुए हैं और इस देश के आम लोगों से ही लूटे गए हैं। इसलिए इस पैसे पर सबसे पहला जो अधिकार है वो देश के आम लोगों का है।
और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार दोबारा से आती है और इस पर उन्होंने कोई नया कानूनी विकल्प खोज लिया और इस पर एक नया कानून बना लिया, तो ये भारत में अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कानून होगा। ये अपने आप में एक नई क्रांतिकारी शुरुआत होगी और आप सही मायनों में कह सकते हैं कि ये नए भारत का नया कानून होगा। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आजकल विदेशी हाथ नजर आता है। आपने ये शब्द अक्सर सुने होंगे, विदेशी ताकतें, विदेशी हाथ। हमारे देश में भी, दूसरे देशों में भी अक्सर ये कहा जाता है जब कोई घटना हो जाती है कि इस मामले में विदेशी ताकतों का हाथ है। ये विदेशी ताकतें कैसे होती हैं, इनका हाथ नजर आता है या नहीं, और विदेशी ताकतें किन का साथ देती हैं, आज आपको सबसे पहले यही बताते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया का मौका मिलना चाहिए और उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक तरीके से अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार को यह सुझाव दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका जैसे देश भी चिंतित हो गए हैं। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका का इस तरह दखल देना अनुचित है और अमेरिका ने भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया है। यानी बहुत कड़े शब्दों में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया है। ऐसा भी आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कभी नहीं होता था जब विदेश मंत्रालय इतने कड़े शब्दों में अमेरिका जैसे देश को जवाब दे। और आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया और इस मामले में अमेरिका के बयान पर अपनी नाराजगी उन्हें बुलाकर जताई है और उनसे कहा है कि आप अपनी सरकार को यह बात बता दीजिए कि हमें इस बारे में गहरी नाराजगी है। ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका से पहले एक और देश है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंतित है और वो है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दखल का भी ऐसे ही कड़ा विरोध किया और दिल्ली में जर्मन एम्बेसी के डेप्यूटी हेड को तलब किया और उन्हें बताया कि हम आपके इस बयान से बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप अपनी राय अपने पास रखिए। तो आप देखिए कि अमेरिका और जर्मनी, आपको भी इस बात पर थोड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका और जर्मनी जैसे जो देश हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कितने चिंतित हैं और वो भारत सरकार को लगातार ये राय दे रहे हैं, अपनी बिन मांगी राय दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्हें पूरे कानूनी विकल्प मिलने चाहिए अपना बचाव करने के लिए। अब आप ये देखिए, ये जो विदेशी हाथ है इसका एक हिस्सा तो हमने आपको दिखा दिया जो सरकारों का है। अब आप ये देखिए कि जब इन पश्चिमी देशों को भारत के लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो ये देश हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अब तक क्यों चुप थे। इसी वर्ष 31 जनवरी को ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तब ना तो अमेरिका ने हेमंत सोरेन के मामले में इस तरह की कोई निष्पक्ष सुनवाई की अपील की और ना ही जर्मनी ने कहा कि हेमंत सोरेन को पारदर्शी तरीके से सारे कानूनी विकल्प मिलने चाहिए। तो देखिए, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं भारत में। इससे पहले कई बड़े बड़े मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे ताजा उदाहरण तो हेमंत सोरेन का ही है क्योंकि ये बात अभी 31 जनवरी की ही है। लेकिन ये जो विदेशी सरकारें हैं, अमेरिका और जर्मनी जैसी जो सरकारें हैं, इन्हें हेमंत सोरेन की चिंता नहीं थी, इन्हें ज्यादा चिंता है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल के मामले में इन दोनों देशों ने चिंता भी जताई है और बड़ी बात यह है कि इन्हीं पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया, वो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। और इससे भी बड़ा संयोग यह है कि पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करता है और भारत की सरकार को कट्टर हिंदूवादी सरकार बताने का प्रयास करता है। पश्चिमी मीडिया अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आजकल बड़े बड़े लेख लिख रहा है। तो जब केजरीवाल अरेस्ट हुए
तो पश्चिमी देशों के जितने बड़े बड़े अखबार हैं उन सब ने इस पर बड़े लेख छापे हैं। इसे बहुत बड़ी हेडलाइन प्रमुखता से सब ने इसे छापा है। तो अरविंद केजरीवाल पर विदेशी मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी है। अब आपको मैं धीरे धीरे बताता हूं। देखिए, जैसे अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है द वॉशिंगटन पोस्ट, वो लिखता है कि भारत में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ऐसे समय में हुई है जब उन पर लगे आरोपों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और यह अखबार यह भी लिखता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत के लोगों के बीच यह बहस छिड़ी हुई है कि भारत में लोकसभा के चुनाव अब कितने निष्पक्ष होंगे। मेरे हाथ में है ये अखबार की कटिंग और ये लिखता है कि जो opposition parties in recent months have increasingly accused Prime Minister Narendra Modi's BJP of unfairly using federal investigative agencies to systematically pressure political rivals or jail them outright ahead of crucial national elections that begin on April 19th. लेकिन खास बात इसमें देखिए जो आगे लिखी है वो ये है कि it has raised intense public debate about the fairness and vigor of Indian elections. तो यहां ये अपनी राय में ये बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लोगों में एक बहस चल रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के ये कितने निष्पक्ष चुनाव होंगे। और द न्यूयॉर्क टाइम्स एक और बड़ा अखबार है, उसने भी अपने लेख में यही लिखा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों की वजह से हुई है और मोदी सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का चुनाव में एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। इसी तरह मेरे पास एक बीबीसी का, देखिए अब बीबीसी क्या कहता है। केजरीवाल द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी, वो ये कहते हैं। और इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहे थे ऊपर और उन्हें जो है नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी emerged as आम आदमी पार्टीज मेन राइवल इन दिल्ली, prompting the chief minister to appeal more to Hindu religious sentiments. और इसमें इन्होंने बार बार बीजेपी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहकर बुलाया है। इसी तरह और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, ब्लूमबर्ग, CNN, गल्फ न्यूज, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। और सभी मीडिया संस्थानों ने अपने लेख में यह लिखा है कि मोदी सरकार ने शायद लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। अब देखिए साफ साफ ऐसा इसमें बहुत स्मार्टली ये बातें कही गई हैं, हेडलाइंस बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट की गई हैं। जैसे अल जजीरा की एक हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कहा गया है डेड डेमोक्रेसी, यानी मरा हुआ लोकतंत्र। विल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में विपक्षी दलों को एक करेगा? और फिर हेडर में लिखा है डेड डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र जो है वो भारत में एक तरीके से मर चुका है। ज्यादातर जो आर्टिकल हैं ये वन साइडेड हैं, एक पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे पक्ष को बहुत कम महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो है, इनमें से एक भी लेख में यह नहीं बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को जिस शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है वो शराब घोटाला असल में है क्या, उसकी डिटेल्स क्या है। कहीं यह नहीं बताया गया कि ईडी ने केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। किसी भी आर्टिकल में हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है। किसी भी पश्चिमी मीडिया ने लेख में यह नहीं बताया कि इसी शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद हैं और भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। इन लेखों में यह भी नहीं बताया गया कि केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का उल्लंघन किया
और उनके खिलाफ ईडी को ऐसे सबूत मिले जिनसे उन्हें अब शराब घोटाले का सरगना बताया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया इन बातों पर कुछ नहीं लिख रहा और वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी ऐसा ही कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार पढ़कर बताया है कि इन लेखों में बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है और विपक्षी दलों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। विपक्षी दलों के इसमें इन्हीं लेखों में केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कैसे कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है और अब कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। यानी एक ये इंप्रेशन लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार एक एक करके विपक्षी दलों के या तो पैसे छीन रही है ईडी की रेड करवाकर, उनके बैंक खातों को सीज करके, और या फिर उन्हें जेल में डालकर, और अब इनमें से कोई भी विपक्षी दल मोदी सरकार के सामने चुनाव लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। इसलिए ये जो पूरा युद्ध है चुनाव का, ये अनइक्वल हो गया है, यानी सबको बराबर का मौका नहीं मिल रहा है इस चुनाव में। आज आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब अगस्त 2022 में सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापा मारा था, तब 18 अगस्त 2022 को ही अमेरिका के मशहूर अखबार इसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने और 19 अगस्त को यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल यानी स्कूल मॉडल पर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी गई थी। और बड़ी बात यह थी कि इन दोनों ही अखबारों के लेखों में एक जैसे शब्द और एक जैसी कहानी लिखी थी, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स का यूएई के खलीज टाइम्स से कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन दोनों ने दिल्ली में स्कूलों में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया गया है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर इन दोनों ही अखबारों ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा था। कहा था कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई से कुछ घंटे पहले इन अखबारों में एक जैसे लेख छपे और बाद में इन लेखों को दिखाकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब दुनिया मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ कर रही है, तब हमारे देश में सीबीआई सिसोदिया के ठिकानों पर छापे मार रही है। और आज भी यही हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश तो आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए पश्चिमी देशों का मीडिया सही है और हमारे देश की एजेंसियां, हमारे देश की जो अदालतें हैं वो शायद गलत है। अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। तो ताजा खबर आपके लिए यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वहां पर सुनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से आज इनकार कर दिया और उन्होंने ईडी को एक नोटिस दिया है जिसका जवाब ईडी को 2 अप्रैल को आने वाले समय में देना होगा। लेकिन आज हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और जो उनकी एक मंत्री हैं आतिशी, वो थोड़ी देर पहले आपको अभी बता रही थी उस आदेश के आने के बाद, और उनका ऐसा दावा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं ईडी से जिनका जवाब अब ईडी को देना होगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि सुनीता केजरीवाल ने अपने पति अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तो ले ही ली है और अब देखना यह है कि वो उनका पद कब लेती हैं, यानी कुर्सी ले ली, पद कब लेंगी। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले।
तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो सुनीता केजरीवाल अब ये दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द अदालत में कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और वो देश को ये बताने वाले हैं कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो असल में कहां पर है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद अदालत में भी जिस दिन पेश होंगे, हो सकता है वो अदालत में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और अदालत में अपनी पेशी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि पूरे देश में एक सनसनी फैल जाए, या फिर अदालत के सामने वो कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। अब जब तक उनकी ये पेशी नहीं होती तब तक पूरा देश यही इंतजार करता रहेगा कि देखते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल अदालत में कौन सा बड़ा खुलासा करते हैं और कौन सी नई स्थिति, कानूनी स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन आज वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे थे। जिस कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो कुर्सी अब सुनीता केजरीवाल को मिल गई है और आज उन्होंने दूसरी बार इसी कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल का संदेश देश के लोगों के लिए पढ़ा है और कहा है कि 28 मार्च को जब ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शरीर ईडी की रिमांड में है लेकिन उनकी आत्मा लोगों के बीच है। अब देखिए, अभी हमने दो तस्वीरों में आपको दिखाया, ये जगह भी वही है, ये कमरा भी वही है जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और अपने संदेश देश के लोगों के नाम, दिल्ली के लोगों के नाम रिकॉर्ड किया करते थे। अब ठीक उसी स्थान पर सुनीता केजरीवाल बैठती हैं और अब वो देश के लोगों के लिए अपना संदेश यहीं पर बैठकर दे रही हैं। साथ ही आप देखिए, किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, दोनों तरफ तिरंगा उनके लगा हुआ है। आप देखेंगे पीछे बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर है, शहीद भगत सिंह की तस्वीर है, वही बिल्कुल सेम फ्रेम सुनीता केजरीवाल का भी है, दोनों तरफ तिरंगा है और शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पीछे लगी हुई है। सुनीता केजरीवाल को अब अपने पति की कुर्सी तो मिल गई है और शायद उन्हें आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का पद भी दे दिया गया है और सूत्रों से हमें पता चला है कि आने वाले दिनों में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका मुख्य चेहरा बन सकती है और आम आदमी पार्टी के संगठन में उनका दखल अब काफी बढ़ जाएगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैलियों में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य वक्ता हो सकती है। यानी अब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी, उनकी रैलियां होंगी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा? इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल जाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल उनकी जगह इंडिया गठबंधन की रैलियों में जा सकती हैं, वहां भाषण दे सकती हैं, बैठकों में भी जा सकती हैं और आने वाले दिनों में वो अरविंद केजरीवाल के और भी संदेश जनता के सामने यहीं से बैठकर पढ़ेंगी। यानी आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े फैसले अब सुनीता केजरीवाल ले सकती हैं और अरविंद केजरीवाल असल में उनके जरिए लोगों के बीच सहानुभूति लहर पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे संविधान और कानूनी प्रक्रिया की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने इस देश के कानूनों के सामने एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है, ऐसी अभूतपूर्व संवैधानिक स्थिति पैदा की है जिसका हल किसी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति इस देश ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं है
किसी केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति नहीं देखी, किसी अदालत ने ऐसी स्थिति नहीं देखी, और हमारे संविधान के सामने भी ऐसी स्थिति कभी किसी ने पैदा नहीं की कि जब एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जेल में रहकर ही सरकार को चलाऊंगा। ये ऐसी विकट संवैधानिक स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है, और ऐसा लगता है जैसे वो हमारी अदालतों की और हमारे संविधान की अग्नि परीक्षा भी ले रहे हैं और शायद उनका व्यंग भी कर रहे हैं उन पर। हमें लगता है कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल का हमारे संविधान पर एक व्यंग है, क्योंकि वो नए जमाने की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं और ऐसी विकट स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने विरोधियों के लिए, जिसके बारे में विरोधियों ने शायद सोचा भी ना हो, और इस बार भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हालांकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ईडी के बाद अब सीबीआई उनका इंतजार कर रही है, यानी ईडी से जैसे ही छूटेंगे तो सीबीआई पकड़ लेगी। अब सीबीआई कोर्ट से उनकी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि सीबीआई भी इसी शराब घोटाले की जांच कर रही है। तो अभी तक तो 6 दिन की रिमांड में थे वो ईडी की, और जैसे ही ईडी की रिमांड खत्म होगी तो सीबीआई लाइन में खड़ी है और फिर उन्हें सीबीआई अपनी हिरासत में ले लेगी। आज ही ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन किया है और उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है, क्योंकि ईडी का दावा है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा के विधानसभा चुनावों में ही आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था, और जिन नेताओं को गोवा में ईडी का समन भेजा गया है उनमें अमित पालेकर का भी नाम है, जो गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। तो अब इन सारे लोगों से यह पूछा जाएगा कि जो 45 करोड़ रुपए शराब घोटाले के जरिए आया था, जो कहा जा रहा है कि वो कैश पैसा इन्हें भेजा गया था गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, तो हो सकता है इनसे पूछताछ में यही पूछा जाएगा कि वो पैसा किसने दिया था, कहां से आया था, कितना पैसा आया था, क्योंकि वो गोवा के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है यही बता पाएंगे। अब आपसे एक सवाल, वो ये कि क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आपकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है? जो लोग नौकरी करते हैं उनसे हम ऐसा पूछेंगे कि आपकी तनख्वाह में पिछले 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। अगर हम भारत सरकार के ही आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 वर्षों में देश के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय में 60,000 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत में रहने वाले 271 अरबपतियों की आय में सिर्फ 1 वर्ष में ही 28 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, और भारत के इन 271 अरबपतियों के पास अब कुल मिलाकर 83 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति भारत में रहते हैं, यानी अरबपतियों के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। और यह किसी भी भारतीय के लिए फख्र की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति हमारे देश में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 814 अरबपति चीन में रहते हैं, 800 अरबपति अमेरिका में रहते हैं, 271 अरबपति भारत में, 146 अरबपति ब्रिटेन में, 140 जर्मनी में, 106 स्विट्जरलैंड में, 76 अरबपति रशिया में रहते हैं, 69 इटली में, 68 फ्रांस में और 64 अरबपति ब्राजील में रहते हैं। और दुनिया में जो टॉप 100 बिलियनर्स हैं, यानी 100 अरबपतियों की जो सूची है, उनमें सबसे ज्यादा 40 अरबपति अमेरिका में है, यानी पहले 100 में 40 अरबपति अमेरिका में है, 15 अरबपति चीन से हैं और 5 अरबपति हमारे देश से हैं, भारत से। और इनमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 10वें स्थान पर है। इस सूची में टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क पहले नंबर पर हैं, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं और उनकी संपत्ति में 62% वृद्धि हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एशिया में अब सबसे ज्यादा अरबपति चीन की राजधानी बीजिंग में नहीं बल्कि मुंबई में रहते हैं, और मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन चुकी है। मुंबई का क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है, जहां 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां 91 अरबपति रहते हैं। बीजिंग और मुंबई की तुलना आप देख लीजिए, मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं
और बीजिंग में 91 अरबपति रहते हैं। यहां अरबपति का मतलब उन अमीरों से है जिनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखें तो एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति अब मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन शहर के बाद मुंबई दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां इस समय सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यानी मुंबई अरबपतियों का शहर बन गया है। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति रहते हैं, लंदन में 97, मुंबई में 92, बीजिंग में 91 और चीन के शंघाई में 87 अरबपति रहते हैं। इसी सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 9वें स्थान पर है और दिल्ली में भी 57 अरबपति रहते हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति पिछले साल के मुकाबले 47% बढ़कर लगभग 37 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जबकि चीन के बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति 28% घटकर सिर्फ 22 लाख करोड़ रुपए रह गई है। तो मतलब क्या हुआ? मुंबई के अरबपतियों की संपत्ति तो तेजी से बढ़ रही है, उनके पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है, और बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति तेजी से घट रही है। सोचिए, मुंबई में रहने वाले 92 अरबपतियों के पास 37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, सिर्फ 92 लोगों के पास, जबकि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की है। यानी पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा हमारे देश में सिर्फ मुंबई शहर में रहने वाले इन 92 लोगों के पास है। यहां आप इस विरोधाभास को भी देखिए कि जिस मुंबई में एशिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, मुंबई के भी दो रूप हैं। उसी मुंबई शहर के धारावी में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भी है। यह भी मुंबई का ही एक रूप है, इसलिए बहुत खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मुंबई शहर में जो 1.25 करोड़ लोगों की आबादी है, उनमें से 52 लाख लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनकी जिंदगी यहां बीतती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी शहर में एशिया के सबसे अमीर 92 अरबपति भी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 37 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह है मुंबई शहर के दो रंग, दो रूप, ब्लैक और व्हाइट, दिन और रात। यह अमीरों और गरीबों के बीच की एक ऐसी खाई है जिसमें अमीरों की चकाचौंध गरीबों की पीड़ा को खा जाती है, और यह खाई किसी को नजर नहीं आती। इस आर्थिक असमानता की कोई बात नहीं करता, और मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे छिप जाती है। लेकिन हमें लगता है कि आज इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस समय पूरी दुनिया में कुल 3279 अरबपति हैं, जिनमें 167 अरबपति ऐसे हैं जो पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। और यह बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा अरबपतियों की संपत्ति में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि इन अरबपतियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट के आखिर में जो बताया गया है वो ये कि आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया में दो ही सेक्टर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा होगा और जहां सबसे ज्यादा अरबपति बनेंगे। पहला सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और दूसरा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। लेकिन आप सोचिए, क्या हमारे देश के युवा इन क्षेत्रों में काम करके भविष्य के इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी या गौतम अडानी बनना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं? तो एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पैसा है एआई में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इस समय भी जो अरबपतियों की जो संपत्ति है, धन दौलत है, जो लगातार बढ़ रही है, या जो नए अरबपति बन रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पैसा लगाया है। हमारे देश के युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें यह देखना चाहिए कि भविष्य में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, कहां सबसे ज्यादा मौके हैं। और ये दो चीजें आज हम आपको सलाहें देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आने वाले समय में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में। अब हमारे देश के युवाओं को यह देखना है कि क्या उनके पास ऐसा स्किल सेट है, ऐसा कोई स्किल है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर सकें, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज के क्षेत्र में काम कर सके। क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है? अगर है तो आप भी अरबपति बन सकते हैं, वरना सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भारत सरकार में सचिव संजीव सान्याल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के चक्कर में भारत के लाखों युवा अपने
जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में आज कुछ ही हजार लोगों की जरूरत है। और इसीलिए अगर ये युवा अपने इस कीमती समय को बचाते हैं और अपनी इस ऊर्जा को किसी और काम या किसी और क्षेत्र में लगाते हैं तो भारत आने वाले वर्षों में कहीं ज्यादा तरक्की करेगा और ये युवा भी ज्यादा तरक्की करेंगे। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं। वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। और अब भी हमारे देश में सरकारी नौकरियों का इतना बड़ा आकर्षण आखिर क्यों है? उदाहरण के लिए वर्ष 2022 में भारत के 11,35,697 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते थे, लेकिन आखिर में इनमें से सिर्फ 933 छात्रों को ही इस परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी मिली। 11,35,000 लोगों में से 933 लोग पास हुए। इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में पास होने वाले छात्र जो हैं, उनकी जो रेशो है, परसेंटेज जो है पास होने वालों की, देखिए 0.0008% लोग पास होते हैं और फेल होने वाले जो हैं छात्र हैं वो हैं 99.9992%। इसलिए आज ये बहस हो रही है कि जिस परीक्षा में 99.9% से भी ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा को पास करने के चक्कर में हमारे देश के युवा अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। भारत में यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्हीं छात्रों को योग्य माना जाता है जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हो, और हमारे देश में हर साल औसतन 10 लाख छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा के लिए इससे भी ज्यादा 11 लाख छात्र हर वर्ष हमारे देश में आवेदन करते हैं। और यहां बात सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा की नहीं है। सरकारी नौकरी चाहे किसी भी ग्रेड और क्लास की हो, हमारे देश में लगभग हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए। और इनमें भी नॉन टेक्निकल जॉब्स यानी ऐसी नौकरियां जिनमें किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती, उन नौकरियों का आकर्षण सबसे ज्यादा है। और इन सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में युवाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए औसतन 306 लोग लाइन में लगे हैं। लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिली और बाकी के 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में फिर से जुट गए। और यहां बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारों के विभागों में, स्कूलों में और पुलिस में भी अलग अलग पदों की नौकरियां हैं। और इन सरकारी नौकरियों को लेकर हमारे देश के युवाओं में इतना आकर्षण इसलिए है क्योंकि प्राइवेट नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों में एक स्थायित्व होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरियां परमानेंट होती हैं और हमारे देश में लोगों को परमानेंट नौकरी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में अलग अलग प्राइवेट कंपनियां भारत में न जाने कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। आप भी हर महीने सुनते रहते होंगे, भारत में भी और विदेशों में भी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, वो भी हर 2-4 महीने में अपने कर्मचारियों की भर्ती में जो है छटनी करते रहते हैं। कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों को एक ही दिन नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग कर रही है। उनकी जो बैलेंस शीट है वो उसके हिसाब से चलते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को भर्ती कर लेते हैं। जैसे ही उनकी कुछ कंपनियां नुकसान में आती हैं, घाटे में आती हैं, वो तुरंत लोगों को निकाल देते हैं। इसी दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी आपने सुना है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया हो ये कहकर कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, इसलिए हम अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं, हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सरकार में से किसी की सरकारी नौकरी को लेकर कर्मचारियों को हटा दिया गया हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता रहता है क्योंकि वहां नौकरी पक्की नहीं है। सरकार चाहे कितने भी घाटे में क्यों ना हो हमारे देश में, वो प्राइवेट कंपनियों की तरह अपने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से कभी नहीं निकाल सकती। और इसी स्थायित्व की वजह से हमारे देश के युवा प्राइवेट नौकरी से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत करते हैं। और हमारा समाज भी सरकारी नौकरी को ही सही और स्थायी मानता है। कड़वा सच ये भी है कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी करने वालों को सम्मान ज्यादा मिलता है। और बहुत बार अगर आप देखेंगे समाज को, तो हमारे यहाँ जो रिश्ते नाते निभाए जाते हैं,
ऐसे घरों में ज्यादा किए जाते हैं जहां पर लड़के की सरकारी नौकरी हो या लड़की की सरकारी नौकरी हो। हालांकि सोचिए, अगर हमारे देश में 18 से 35 साल के जो 46 करोड़ युवा हैं, वो अगर सरकारी नौकरियों की जगह अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करते हैं और नए नए स्टार्टअप्स में हिस्सा लेते हैं, तो इसका उन्हें कितना लाभ होगा और इससे भारत की तस्वीर किस हद तक बदल जाएगी। इसलिए आज देश को, युवाओं को हम यही बताना चाहते हैं कि आप अब सरकारी नौकरियों से आगे की बात करिए और जो 2 क्षेत्र हमने आपको बताए हैं, इन क्षेत्रों में देखिए आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि भारत में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 बातों का जिक्र है। पहली बात यह कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 15 से 29 वर्ष के युवाओं में है और भारत में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% 15 से 29 वर्ष के हैं। दूसरी बात, पिछले 2 दशकों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और ये सारे वो राज्य हैं जहां पिछले 2 दशकों में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन इन राज्यों में कोई भी पार्टी, चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, क्षेत्रीय दल की हो, कोई भी बेरोजगारी को कम नहीं कर पाया। तीसरी बात इसमें लिखी है, भारत में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। वर्ष 2000 में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले 54% युवा बेरोजगार थे और आज 2024 में ऐसे पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़कर 65.7% हो गई है। हालांकि यह बात कोई नहीं बता रहा कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि वो सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, जबकि सरकारी नौकरियां इतनी हैं ही नहीं। और इस रिपोर्ट में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, ध्यान से सुनिए। अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पियोन की सिर्फ 62 नौकरियां निकली थी, जिसके लिए 92,000 छात्रों ने आवेदन किया। तो इसका अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो क्लास 4 की जो नौकरियां हैं, उनके लिए भी हमारे देश में युवाओं की होड़ लगी हुई है, एक लंबी रेस है। अब आपको एक दिलचस्प खबर बताते हैं। तमिलनाडु की एक लोकसभा सीट के चुनाव के बारे में आपको बताते हैं, जहां से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम उम्मीदवार है, लेकिन रामनाथपुरम सीट पर ओ पनीरसेल्वम का मुकाबला अब एक और ओ पनीरसेल्वम से ही हो रहा है, क्योंकि वहां से ऐसे 4 और उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है जिनके नाम भी यही है, यानी ओ पनीरसेल्वम। अब ओ पनीरसेल्वम तो एक बड़े नेता हैं। वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बेहद करीबी थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जयललिता को जब सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था तो उन्होंने ओ पनीरसेल्वम को ही मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जयललिता की पार्टी AIADMK ने उन्हें निष्कासित कर दिया बाद में, और इसलिए इस बार वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और वो NDA का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रामनाथपुरम के चुनाव में अब मतदाता वोट देने जब जाएंगे तो उन्हें एक ही नाम के 5 उम्मीदवार दिखाई देंगे और ये सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। तो इन सब के चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे में भी हो सकता है कि मतदाता किसी और उम्मीदवार को वोट दे दे। तो देखिए मतदाताओं के लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा जब उनके सामने 5 ओ पनीरसेल्वम नाम के उम्मीदवार होंगे, 5 ही निर्दलीय होंगे। अब उन्हें हर एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अच्छी तरह से याद करके जाना होगा, वरना एक का वोट दूसरे को चला जाएगा। अमेरिका में हुई उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा कार्गो शिप एक पुल से टकरा गया, जिसके बाद यह पुल नदी में गिरा और कई लोगों की मौत हो गई। इस जहाज के सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय थे और उनकी सूझबूझ से बहुत सारे लोगों की जान बच गई और इसके लिए उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन भारतीयों के बारे में कहा है, इनकी तारीफ की है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह दुर्घटना हुई कैसे। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का बाल्टीमोर शहर एक बड़ा मशहूर पोर्ट सिटी है और वहां से 26 मार्च की रात को लगभग 1 बजे डेली नाम का एक समुद्री जहाज लंबी यात्रा पर निकला। यह सिंगापुर का एक कार्गो शिप था जो श्रीलंका जा रहा था और 27 दिन के बाद इस जहाज को 22 अप्रैल को श्रीलंका के कोलंबो पहुंचना था।
लेकिन बाल्टीमोर बंदरगाह से यह जहाज अपनी लंबी यात्रा पर निकला ही था कि यह जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसके सारे सिस्टम्स अचानक से बंद हो गए। चालक दल के सदस्य इससे पहले कि इसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी परेशानी और बढ़ गई क्योंकि जहाज का इंजन भी अचानक से बंद हो गया और फिर यह जहाज पानी के बहाव में बिना किसी नियंत्रण के बहने लगा, आगे जाने लगा और इस पर से पूरा कंट्रोल खत्म हो गया और यह फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज की ओर बढ़ने लगा और आखिरकार बंदरगाह से निकलने के सिर्फ 28 मिनट के बाद इस जहाज की इस पुल से टक्कर हो गई और यह पुल टक्कर के बाद नदी में गिर गया। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जहाज जब पुल की ओर आ रहा था तब इसकी लाइट्स ऑन थी और पुल पर भी वार्निंग लाइट्स जल रही थी और बुझ रही थी। जैसे ही यह जहाज पुल के एक खंबे से टकराया तो इसके बाद जहाज अंधेरे में डूब गया और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा और 47 साल पुराना पुल ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। देखिए आप, जिस वक्त ये पुल गिरा उस वक्त इस पुल पर कुछ लोग मौजूद थे और वहां पुल के ऊपर से कुछ गाड़ियां भी आ जा रही थी और वो सब 175 फीट की ऊंचाई से नदी में गिर गए। इस नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था और तब वहां पुल की मरम्मत भी चल रही थी। 8 लोगों की एक टीम वहां पर मौजूद थी जो मरम्मत कर रही थी और ये सभी लोग और उनकी गाड़ियां नदी में गिर गए। संयोग से यूएस कोस्ट गार्ड की कुछ टुकड़ियां इस पुल के पास ही थी। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और गोताखोरों ने 2 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 6 लोगों का कोई पता नहीं और यह मान लिया गया है कि ये 6 लोग शायद मारे गए हैं। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा यह भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले।